गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम रमाकांत शर्मा एंड श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज हम सेकेंड ईयर का जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला है दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए प्रतिकृतिकरण। डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन वह प्रक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप एक डीएनए से हम दो नए डीएनए स्ट्रैंड्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लास्ट वीडियो तक मैंने आपको बताया था कि डीएनए स्ट्रैंड्स के लिए या नए डीएनए के निर्माण के लिए तीन विधियों का प्रयोग किया जाता है, अर्धसंरक्षी विधि, संरक्षी विधि और विशिष्ट विधि। लेकिन मैसलसन और स्टॉल ने जिस विधि का प्रयोग करते हुए डीएनए प्रतिकृतिकरण के बारे में बताया था वह थी अर्धसंरक्षी विधि, और हम भी आज के इस वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन की जो बात करने वाले हैं या डीएनए रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म समझने वाले हैं वो समझेंगे इसी सेमी कंजर्वेटिव मेथड पर या फिर अर्धसंरक्षी विधि पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या होता है? वह विधि जिसके द्वारा डीएनए किसका निर्माण करता है? नए डीएनए का। ठीक है, अगर डीएनए किसका निर्माण करे, किसी नए डीएनए का निर्माण करे तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? डीएनए रेप्लिकेशन, जिसके लिए हमें कुछ पदार्थों की या कुछ एंजाइमों की आवश्यकता थी जिसकी स्टडी हमने लास्ट वीडियो में की थी। ठीक है, आज हम उन्हें यहां पर अप्लाई करेंगे और पुराने डीएनए स्ट्रैंड से नए डीएनए स्ट्रैंड का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रैंड होगा। ठीक है, इस डीएनए स्ट्रैंड में एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम है डीएनएज एंजाइम, और डीएनएज एंजाइम द्वारा उन स्थलों की पहचान की जाएगी, उन बंधों की, यहां बीच बीच में हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे, तो डीएनएज एंजाइम क्या करेगा? डीएनएज एंजाइम इस पूरे डीएनए स्ट्रैंड में उन स्थलों की पहचान करेगा जहां पर एडेनिन और थाइमिन की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। किसकी तुलना में? गुआनिन और साइटोसिन की तुलना में। ठीक है, तो पहले चरण में क्या होगा? जब रेप्लिकेशन प्रारंभ होगा तो उस समय डीएनए स्ट्रैंड पर एक एंजाइम आकर काम करेगा जिसका नाम है डीएनएज एंजाइम। यह एंजाइम क्या करेगा? यह एंजाइम इस डीएनए के स्ट्रैंड में उन स्थलों की पहचान करेगा जहां पर एडेनिन एवं थाइमिन की संख्या गुआनिन और साइटोसिन की संख्या से क्या हो? ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि इन स्थलों की पहचान के बाद इन बंधों के विखंडन की आवश्यकता होगी, इन बंधों को तोड़ा जाएगा जिसके कारण डीएनए खुल जाएगा, और खुलने के साथ ही डीएनए रेप्लिकेशन प्रारंभ होगा। तो डीएनए के स्ट्रैंड्स को खोलने के लिए बीच के बंधों को तोड़ना आवश्यक है, और चूंकि हम जानते हैं द्विबंध को तोड़ना आसान है किसकी तुलना में? त्रिबंध को तोड़ने की तुलना में। इसलिए डीएनए एंजाइम उन स्थलों की पहचान करता है जहां पर एडेनिन और थाइमिन की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, पहचान के बाद जैसे मान लीजिए यहां पर क्या थे? एडेनिन और थाइमिन की मात्रा ज्यादा थी, तो यहां पर एडेनिन और थाइमिन के मध्य जितने भी बंध थे उन संबंधों को तोड़ दिया जाता है। उन बंधों को क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है, जिसके कारण यहां पर एक खांच का निर्माण होता है जिसे रेप्लिकेशन फोर्क या रेप्लिकेशन खांच कहा जाता है। ठीक है, जैसे डीएनए यहां पर पहचान करता है एडेनिन और थाइमिन की, वैसे ही उनके मध्य बंधों को तोड़ दिया जाएगा। तोड़ते ही दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर हो जाएंगे जिसके कारण यहां पर एक खांच सी बन जाएगी। ठीक है, यहां पर जो बंध थे उन बंधों का क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद, टूटने के बाद यहां पर एक खांच बन गई। इस खांच को कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। इस खांच को कहा जाता है रेप्लिकेशन फोर्क, रेप्लिकेशन खांच। ठीक है, अब ये जो रेप्लिकेशन खांच है, प्रतिकृतिकरण खांच भी कहते हैं, रेप्लिकेशन, इसे रेप्लिकेशन खांच कहा जाएगा जिसमें अब रेप्लिकेशन प्रारंभ होगा।
ठीक है। तो अगर इस रेप्लिकेशन खांच का निर्माण हो गया, अब इस रेप्लिकेशन खांच का अगर मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करूं तो देखिए आधा इधर वाला, वैसे रेप्लिकेशन दोनों दिशाओं में प्रारंभ हो सकता है यहां पर, लेकिन हम सिर्फ आधे का अध्ययन करेंगे कि मान लीजिए ये इस प्रकार था, ठीक है, ये हो गया रेप्लिकेशन खांच, और ये बाकी आ गया आपका जो भी डीएनए था वो पीछे वाला, ठीक है। तो इस पर हमें क्या पढ़ना है, अब रेप्लिकेशन पढ़ना है, यानी कि यहां पर हम रेप्लिकेशन की क्रिया को क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी भी यहां पर क्या है, बंध थोड़े बहुत उपस्थित हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए अब मैं इस डायग्राम को अच्छे से बनाता हूं, समझने के लिए हम इसको इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कोई समस्या नहीं है डायग्राम्स में। एक सिरा जो है वो है 3 तो दूसरा सिरा होगा 5 ये 5 है तो ये 3 ये 3 है तो ये 5 कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इनके बीच में यहां पर क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन बंध, क्या उपस्थित है, हाइड्रोजन बंध। ये वाला डायग्राम ये रहा, ठीक, मतलब इसको हम ऐसे बना सकते हैं रेप्लिकेशन को समझने के लिए। अब यहां पर रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में इन डीएनए को खोलने का कार्य, यानी कि बंधों को आगे तोड़ने का कार्य एक एंजाइम के द्वारा किया जाएगा। तो यहां पर एक एंजाइम उपस्थित है, इस एंजाइम का नाम है हेलिकेज एंजाइम। इस एंजाइम को क्या कहते हैं, हेलिकेज एंजाइम। ये एंजाइम आगे आगे इन बंधों को तोड़ता जाएगा, लेकिन चूंकि हमें दिख रहा है कि आगे क्या है, कुंडलन है, यहां हमने कुंडलन नहीं बनाया है, लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या है, कुंडलन है। यहां पर हेलिकेज आ जाएगा, मान लो बंधों को तोड़ भी दे रहा है, लेकिन आगे कुंडलन भी तो है। उस कुंडलन को खोलने के लिए यहां पर 2 एंजाइम उपस्थित होंगे। एक एंजाइम प्रारंभ में पाया जाएगा जिसे गायरेज एंजाइम कहा जाएगा, और एक एंजाइम पीछे की तरफ पाया जाएगा जो कुंडलन को खोलने में सहायता करेगा। इस एंजाइम का नाम है टोपोआइसोमरेज। तो यहां पर ये 2 तरह के ऐसे एंजाइम हैं जो कुंडलन को खोलने का काम कर रहे हैं। कुंडलन को खोलने के साथ ये जो कॉइलिंग है उसे अनवाइंड करने का काम कर रहा है, खोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन बंधों को तोड़ने का काम कौन कर रहा है, यहां पर हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। तो यहां पर ये बंध हेलिकेज एंजाइम तोड़ देगा, और ये हेलिकेज एंजाइम धीरे धीरे क्या होगा, आगे जाता जाएगा। जैसे जैसे ये बंध खुलते जाएंगे वैसे वैसे हमें 2 सिंगल डीएनए के स्ट्रैंड प्राप्त होंगे। इन डीएनए स्ट्रैंडों को डीएनए टेम्पलेट कहा जाता है। डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट उन डीएनए को कहा जाता है जिस पर क्या प्रारंभ होगा, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन इस पर भी प्रारंभ होगा, इसलिए इसे भी डीएनए टेम्पलेट कहेंगे, और इस पर भी रेप्लिकेशन प्रारंभ होगा, इसलिए इसे भी डीएनए टेम्पलेट कहेंगे, ठीक है। अब इन डीएनए टेम्पलेट के 3' एंड पर, इस डीएनए टेम्पलेट का 3' एंड ये है, इसलिए इस पर एक प्राइमर आकर जुड़ेगा। कौन आकर जुड़ेगा, एक प्राइमर आकर जुड़ेगा। इस प्राइमर का नाम है आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये कौन आकर जुड़ गया यहां पर, आरएनए प्राइमर, और यह आरएनए प्राइमर इस डीएनए टेम्पलेट के जो वो है नाइट्रोजन क्षार है उनके साथ अस्थायी बंध बनाता है, ठीक है। ये आरएनए प्राइमर आकर क्यों जुड़ा, यह आरएनए प्राइमर अब डीएनए पॉलीमरेज को अपने साथ जोड़ेगा और नए डीएनए का निर्माण करेगा, नए डीएनए स्ट्रैंड का क्या करवाएगा, निर्माण करवाएगा। अगर आरएनए प्राइमर नहीं होता तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है, जो डीएनए टेम्पलेट का निर्माण करवाएगा नए डीएनए टेम्पलेट का, वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कहां आकर जुड़ता उसे पता ही नहीं चलता। इसलिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को निर्देशित करने के लिए 3' सिरे पर कौन आकर जुड़ता है, आरएनए प्राइमर, ठीक है। तो 3' पर कौन आकर जुड़ गया, आरएनए प्राइमर, और इस आरएनए प्राइमर के साथ एक पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ेगा जिसका नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। कौन सा आकर जुड़ गया, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है। तो प्राइमर जुड़ गया, प्राइमर के साथ कौन जुड़ गया, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। सेम स्थिति यहां होगी,
यहां पर भी सबसे पहले कौन जुड़ेगा, 3 3 इधर है, लेकिन यहां पर चूंकि एंजाइम वगैरह उपस्थित हो तो यहां पर तो प्राइमर जुड़ नहीं सकता, खुले सिरे पर ही जुड़ सकता है। तो यहां पर कौन जुड़ जाएगा, प्राइमर, और प्राइमर के साथ कौन जुड़ जाएगा, वही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, दोनों तरफ जुड़ गया। दोनों तरफ जुड़ते ही डीएनए पॉलीमरेज किसका संश्लेषण करना प्रारंभ करेगा, नए डीएनए का। ठीक है, तो इस प्रकार ये नए डीएनए का क्या कर रहा है, संश्लेषण। जैसे जैसे स्ट्रैंड आते आगे आगे तक जाता जाएगा, खिसकता जाएगा, वैसे वैसे नए डीएनए का क्या होता जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा। तो यहां पर ये जो संश्लेषण हो रहा है ये लगातार होता जाएगा जैसे जैसे डीएनए खुलता जाएगा। इसलिए इस संश्लेषण से निर्मित डीएनए के स्ट्रैंड को क्या कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड। क्या कहा जाएगा, इस डीएनए स्ट्रैंड को क्या कहा जाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड या फिर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है, जबकि अगर हम नीचे वाले स्ट्रैंड की अगर बात करते हैं तो देखो पहली बार में इतने डीएनए का संश्लेषण हुआ, फिर ये आगे खिसकेगा, फिर आगे खिसक जाएगा। तो मान लीजिए जब ये पहली बार में बना था तो पहली बार में चूंकि थोड़ा सा स्ट्रैंड खुला हुआ था तो यहां पर प्राइमर जुड़ा, थोड़ा सा स्ट्रैंड खुला था तब, मतलब यहां तक का खुला हुआ था तो यहां पर प्राइमर जुड़ा, ये डीएनए पॉलीमरेज जुड़ा, ये डीएनए का संश्लेषण हुआ। फिर थोड़ा सा स्ट्रैंड खुल गया, फिर वापस दोबारा कौन जुड़ेगा, आकर प्राइमर आकर जुड़ेगा, फिर प्राइमर के साथ कौन जुड़ेगा, पॉलीमरेज जुड़ेगा, और पॉलीमरेज फिर क्या करेगा, नए डीएनए का संश्लेषण करेगा। तो यहां पर जो डीएनए का संश्लेषण हो रहा है दूसरे स्ट्रैंड पर, वो कैसे हो रहा है, वो लगातार नहीं हो रहा है, अपितु छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हो रहा है। इन टुकड़ों की सबसे पहले खोज ओकाजाकी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इन्हें ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, या इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं, या इस स्ट्रैंड को डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये टुकड़ों में बन रहा है इसलिए इसका नाम ओकाजाकी। हिरोशिमा जो शहर है उसके एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ई कोलाई नामक जीवाणु पर प्रयोग करते हुए इस स्ट्रैंड की खोज की थी। ठीक है, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहा जाएगा इन्हें, ओकाजाकी फ्रैगमेंट हो गया ये वाला। इसे लैगिंग स्ट्रैंड भी कहा जा सकता है, इसे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये स्ट्रैंड खुलता जाएगा और स्ट्रैंड खुलने के साथ साथ नए डीएनए का क्या होता जाएगा, संश्लेषण। चूंकि स्ट्रैंड खुलता जा रहा है तो स्ट्रैंड दोबारा वापस पीछे जाकर ये कॉइलिंग ना हो जाए, ये वापस से एक दूसरे के साथ वापस जुड़ ना जाए, उसको रोकने के लिए यहां पर एक प्रोटीन पाए जाते हैं जो डीएनए के कुंडलन को वापस होने से क्या वो करते हैं, रोकते हैं। इन प्रोटीनों को कहा जाता है एसएसबी प्रोटीन। पूरा नाम है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, समझ में ये चीज क्या हुई है। तो इस चीज के अंतर्गत हमने क्या किया, हमने देखा कि डीएनए पर किस प्रकार नए स्ट्रैंड्स का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब एक बार इस डायग्राम को आप देख लीजिए कि पहले हमने क्या किया था, एक डीएनए का स्ट्रैंड लिया, डीएनए एंजाइम द्वारा एडेनिन और थायमिन की पहचान की, रेप्लिकेशन फोर्क बनाया और उस रेप्लिकेशन पर डीएनए का संश्लेषण क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या होगा वो बता रहा हूं आपको, इसलिए मुझे सारा इरेज करना पड़ेगा, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इस चीज को। ठीक है, हटा दो, चलिए। अब हमारे पास कुछ इस प्रकार की स्थिति थी, 5' 3' 5' 3'। ठीक है, यहां पर बंधों को तोड़ने के लिए एक एंजाइम था, उसका नाम था हेलिकेज एंजाइम। यहां पर कुंडलन खोलने के लिए भी एक एंजाइम उपस्थित था जिसका नाम था गायरेज एंजाइम, और पीछे की तरफ एक एंजाइम था जिसका नाम था टोपोआइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, तो यहां पर ये है गायरेज और ये है टोपोआइसोमरेज, यहां लिख देता हूं दोनों को, ये है गायरेज एंजाइम और ये है टोपोआइसोमरेज
आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, यहां पर कुंडलन वापस ना हो जाए उसे रोकने के लिए क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, इन प्रोटीनों को क्या कहा जाता है, SSB। इन प्रोटीनों का नाम क्या है, SSB, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, यहां पर क्या है, ये प्रोटीन है SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो इस प्रकार ये डीएनए व्यवस्थित हो गया। अब इस डीएनए पर क्या होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, जो 3' एंड होगा डीएनए टेम्पलेट का, उस पर कौन आकर जुड़ेगा, आरएनए प्राइमर। इस आरएनए प्राइमर के साथ कौन आकर जुड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, ये तो है आरएनए प्राइमर और ये नीचे वाला है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, दोनों आकर जुड़ गए। सेम चीज यहां पर भी ऐसे ही होगा, और जिसके कारण क्या होगा, एक स्ट्रैंड का, नए स्ट्रैंड का क्या होगा, निर्माण होगा। ये स्ट्रैंड चूंकि लगातार बन रहा है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हमने क्या कहा है, लीडिंग स्ट्रैंड या फिर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, इस वाले को। ठीक है, जबकि यहां नीचे क्या होगा, यहां नीचे जो स्ट्रैंड होगा वो टुकड़ों में बनेगा। पहले प्राइमर जुड़ा, ठीक है, प्राइमर के साथ पॉलीमरेज थर्ड जुड़ा, डीएनए बनाया, पॉलीमरेज थर्ड जुड़ा, डीएनए बनाया, पॉलीमरेज थर्ड जुड़ा, डीएनए बनाया। तो यहां पर क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रैंड खुलता जाएगा वैसे वैसे डीएनए का निर्माण होगा, लेकिन जैसे जैसे यहां स्ट्रैंड खुलेगा वैसे वैसे नए प्राइमर जुड़ेंगे, और नए प्राइमर जुड़ेंगे तो उसके साथ पॉलीमरेज भी जुड़ेंगे। तो यहां पर जो डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो कैसे बनेगा, टुकड़ों में, जिसकी खोज किसके द्वारा की गई है, ओकाजाकी नामक वैज्ञानिक द्वारा। ओकाजाकी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, इसलिए उनके सम्मान में इन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, या फिर इसे डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट कहते हैं, या फिर इसे लैगिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गए इसके 3 नाम। ठीक, तो इस प्रकार ये डीएनए संश्लेषण लगातार चलता जाएगा, और जैसे जैसे डीएनए संश्लेषण चलता जाएगा वैसे वैसे नए डीएनए का क्या होता जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। यहां पर हमने डीएनए प्राइमर यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि जब डीएनए का कंप्लीट संश्लेषण हो जाएगा तो वहां से प्राइमर को हटाना पड़ता है, नए डीएनए के संश्लेषण के बाद प्राइमर को हटना पड़ता है। और चूंकि ये डीएनए अगर प्राइमर होता तो डीएनए के साथ बंध बना लेता स्ट्रॉन्ग मजबूत वाला, और उसे हटाना संभव नहीं था। चूंकि ये आरएनए है, और हम जानते हैं डीएनए और आरएनए में यूरेसिल और थाइमिन का फर्क होता है, एक में थाइमिन है डीएनए में, और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या प्रेजेंट है, यूरेसिल। इसलिए आरएनए प्राइमर को आसानी से हटाया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आप ये देखोगे कि ये था ऊपर वाला, इसकी बता रहा हूं मैं, ये वाला डायग्राम बना रहा हूं, ये वाला ऊपर वाला टेम्पलेट था ना, जो एक ऊपर वाला टेम्पलेट था, एक नीचे वाला टेम्पलेट था। तो एक तो था आपके पास से ऊपर वाला टेम्पलेट, किस डायरेक्शन में, 3' और इधर था 5'। एक था आपके पास नीचे वाला टेम्पलेट 3' और 5', ये वाला ब्लैक वाला। ठीक है, अब इस ऊपर वाले स्टैंड पर तो नया डीएनए लगातार बन रहा है, तो बताओ किस डायरेक्शन में बन रहा है, इधर से इधर बन रहा है ना, इधर से इधर बन रहा है, मतलब 3' से 5' बन रहा है नहीं, ये तो इससे ऊपर वाले टेम्पलेट की डायरेक्शन है। नीचे वाला टेम्पलेट कैसे बनेगा, जब भी हम 2 डीएनए बनाते हैं तो एक का अगर एक सिरा 3' है तो इसके पास हमेशा कौन सा सिरा होता है, 5' होता है ना। तो अगर इधर ऊपर वाले टेम्पलेट पे 3' है तो नीचे वाले टेम्पलेट पे कौन सा होगा, 5', और अगर इधर 5' है तो इधर क्या होगा, 3'। इसका मतलब नए डीएनए का संश्लेषण किस दिशा में होता है, हमेशा 5' से 3' डायरेक्शन में। ठीक है, या 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में नए डीएनए का संश्लेषण होता है। तो ऊपर वाला जो स्ट्रैंड था वो तो लगातार बन रहा है, लेकिन अगर नीचे वाले स्ट्रैंड की बात करें तो ये भी बनेगा वही 5' से 3' डायरेक्शन में, लेकिन कैसे बन रहा है, टुकड़ों के रूप में। कैसे बन रहा है, टुकड़ों के रूप में बन रहा है ना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के रूप में बन रहा है। सबके डायरेक्शन वही है
5 डैश से 3 डैश की तरफ, ये भी वही 5 डैश या 3 डैश की तरफ ये बन रहे हैं, लेकिन कैसे बन रहे हैं, टुकड़ों में बन रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पहले हमारे पास अगर शुरू वाला डायग्राम देखूं तो शुरू में क्या थे हमारे पास, इस प्रकार से 2 स्ट्रैंड थे, ऐसे हमारे पास 2 स्ट्रैंड थे। अब 2 स्ट्रैंड से हमारे को कितने स्ट्रैंड मिल गए, 4 स्ट्रैंड मिल गए। मतलब डीएनए का क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया। मतलब एक डीएनए से कितने डीएनए बन गए आपके पास, 2 डीएनए बन गए, जिसमें एक स्ट्रैंड पुराना एक स्ट्रैंड नया, एक स्ट्रैंड पुराना एक स्ट्रैंड नया। मतलब कैसी विधि हो गई, अर्ध संरक्षी विधि। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही ये क्रिया समाप्त हो जाती है वैसे एक एंजाइम आकर काम करेगा जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। ये डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इनके बीच में गैप को क्या कर देता है, भर देता है। मतलब नए न्यूक्लियोटाइड को बीच में लाकर के क्या कर देता है, जोड़ देता है। और उसके बाद एक एंजाइम और आएगा जिसका नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये डीएनए लाइगेज एंजाइम इनके अंतिम सिरों को आपस में जोड़ देते हैं, जिसके कारण एक पूर्ण डीएनए का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो पहले क्या था, गैप था बीच में, उस गैप को भरने का काम किसने कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज ने। उसके बाद सिरों को जोड़ने का काम आपस में किसने कर दिया, डीएनए लाइगेज एंजाइम ने। तो डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा इनके जो गैप थे वो भर जाते हैं और ये आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार हमें एक पूर्ण डीएनए की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब पूर्ण डीएनए की ये जो प्राप्ति हो रही है इसको अगर हम देखें तो ये इस प्रकार दिखाई देगा आपको, ऊपर वाला डीएनए को बंद बन जाएंगे, कुंडलन हो जाएगा तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। नीचे वाला डीएनए भी सेम दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार हमें कितने डीएनए मिल गए, 2 डीएनए मिल गए इस प्रकार। ठीक है, जबकि हमारे पास पैतृक डीएनए सिर्फ एक ही था, ये हमारे पास था पैतृक डीएनए। तो एक पैतृक डीएनए से हमें कितने डीएनए की प्राप्ति होगी, 2 डीएनए की, जिसमें एक स्ट्रैंड पुराने डीएनए का, एक स्ट्रैंड नए डीएनए का, एक स्ट्रैंड पुराने डीएनए का और एक स्ट्रैंड नए डीएनए का। इसलिए विधि क्या कहलाई, सेमी कंजर्वेटिव मेथड या फिर अर्ध संरक्षी विधि। और इसे रेप्लिकेशन इसलिए कहा कि एक डीएनए से आपको कितने डीएनए प्राप्त हो चुके, 2 नए डीएनए। ठीक है, तो ये है डीएनए रेप्लिकेशन की अर्ध संरक्षी विधि या फिर सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक है, कौन कौन एंजाइम काम आ रहे थे, कौन कौन एंजाइम क्या नहीं आ रहे थे, वो सारा मैंने आपको बता दिया। पर एक एंजाइम रह गया जिसका नाम था न्यूक्लियस एंजाइम। वो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है कि मान लीजिए डीएनए निर्माण में कोई कमी रह जाती है, कोई गलती हो जाती है कि आना चाहिए था एडेनिन के अगेंस्ट, जैसे सपोज दैट यहाँ पर एडेनिन, यहाँ पर थाइमिन था तो यहाँ पर आना चाहिए था एडेनिन, लेकिन गलती से क्या आ गया, साइटोसिन आ गया। तो उस समय इसको सही करने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता है, क्योंकि काट कर यहां पर सही किया जाएगा एग्जाम को, इसको न्यूक्लियोटाइड को, तो यहां पर इसको कट किया जाएगा। कट करने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता है उसे कहते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। अगर बीच में से कट कर रहा है ये इसको तो एंडोन्यूक्लियस, और अगर किनारे पर से कट करता तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता होती। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, यहां पर नए न्यूक्लियोटाइड को क्या कर देता है, लाकर जोड़ देता है। ठीक है, तो ये जो करेक्शन करने का काम होता है, सही करने का काम होता है, डीएनए को कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम। और ये डीएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम किसके सहायता से डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के क्रम को काटता है, तो न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। न्यूक्लियस 2 प्रकार के होते हैं, अगर किनारे पर काटेगा कहीं से तो एक्सोन्यूक्लियस, और अगर बीच में से कहीं काटेगा तो एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो ये था आपका डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इसके स्टेप्स होंगे वो स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।